गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, आज की क्लास में हम लोग कुंवर नारायण सिंह जी की बाकी की बची हुई कविताओं की व्याख्या और कवि के विचार शक्ति पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में कुंवर नारायण सिंह जी की एक काव्य पंक्ति पर चर्चा हम लोगों ने कर ली थी, एक पैराग्राफ पंक्ति पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी और उसमें यह हम लोगों ने ज्ञात किया था कि कवि ने कविता को चिड़िया की उड़ान से तुलना की है और वहाँ पर कविता की उड़ान और कविता चिड़िया की उड़ान में अंतर भी उन्होंने दर्शाया है कि चिड़िया की उड़ान में सीमा होती है, उसका एक दायरा होता है, परंतु कविता की जो उड़ान होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, वह असीमित होती है। तो नेक्स्ट इन्होंने जो उदाहरण लिया वो फूलों के खिलना है ना। जरा देखिए सभी स्टूडेंट्स कि इन्होंने लिखा कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि कुंवर नारायण सिंह जी कहते हैं कि कविता जो है वह फूलों की तरह खिलना है ना। कह रहे हैं कि कविता एक खिलना है, अर्थात कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है ना। कोई भी फूल को देख करके भी कवि अपनी कल्पना की उड़ान के माध्यम से वो कविताओं की रचना कर सकता है। कहीं भी कोई कवि अपनी तर्क शक्ति के माध्यम से, अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से वह किसी खिले हुए फूल की सुंदरता को भी देख करके, खिले हुए प्राकृतिक सौंदर्य को भी देख करके कविता को रच सकता है ना। और कहते हैं कि कवि को फूलों, खिले हुए फूलों को देख करके उसका मन जो है प्रसन्नचित हो जाता है ना। और कहते क्या हैं कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता का खिलना और फूल का खिलना, इन दोनों में जरा आप देखिए कि कवि कह रहे हैं कि फूल क्या जानेगा कि कविता का खिलना क्या होता है ना। कह रहे हैं कि कविता जो है वह जिस प्रकार से फूल खिलता है, विकसित होता है, सुगंध देता है, अपनी सुगंध से लोगों को प्रसन्नचित करता है, उसी प्रकार से कवि के मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है और फूलों से कविता में रंग, भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ भी नहीं जानता है। अर्थात जो फूल का खिलना है उसको हम कविता के खिलने से तुलना नहीं कर सकते हैं, है ना। वो नहीं जान सकता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं इस घर बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, है ना। कह रहे हैं कि बिना मुरझाए, है ना, बिना मुरझाए महकने के माने जो फूल है वो बाहर, घर के बाहर, घर के भीतर, इस घर उस घर, अर्थात एक घर से दूसरे घर, वह अपने महक को, अपनी सुगंध को फैलाता रहता है, अपनी खुशबू को फैलाता रहता है, परंतु फूल खिलने के पश्चात उसकी परिणति निश्चित होती है। अगर वो खिला है तो वह नष्ट भी हो जाएगा, परंतु कविता जो है, कविता के जो भाव होते हैं, है ना,
कविता के जो भाव हैं वो एक बार अगर अपनी भावात्मक अभिव्यक्ति से खिल गए तो फिर वह कभी नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए कवि ने कहा कि फूल का खिलना और कविता के खिलने में साम्यता यही है। देखिए, इससे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अंतर भी पूछे जा सकते हैं और साम्यता भी पूछे जा सकते हैं। अगर साम्यता आता है तो आप लोगों को देना पड़ेगा, भिन्नता आता है तो देना पड़ेगा। अगर भिन्नता पूछता है कि फूलों का खिलना और कविता के खिलने में क्या अंतर है, तो फूलों के खिलने में और कविता के खिलने में अंतर यही है कि फूल खिलने के पश्चात वह मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है, परंतु कविता एक बार अपने कल्पनाओं के सहारे, अपनी भावाधिव्यक्ति के माध्यम से अगर खिल गई तो फिर वह कभी नष्ट नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए सभी स्टूडेंट, कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। देखिए, दो पंक्तियों में कवि ने, दो काव्य पंक्तियों में फूल क्या जाने प्रश्न किया, लेकिन यहाँ पर कवि ने कहा कि बच्चा ही जाने, अर्थात यहाँ पर बच्चे और कविता के खेल में दोनों में समानता दिखा दी गई। इन्होंने कहा कि बच्चों के खेल के समान कविता के शब्दों का खेल भी होता है। बच्चे जिस प्रकार से खेलते समय अपने घर के भीतर बाहर एक घर से दूसरे घर जाने में उनको किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, वह किसी जाति, वर्ग, धर्म इत्यादि के भेदभाव में, मतभेद में वे कभी बंधते नहीं हैं, वो किसी सीमा में नहीं बनते हैं, वे एक समन्वय की भावना का प्रकट करते हैं, उनके अंदर अपना और परायापन का कोई भाव नहीं होता है। उसी प्रकार से कविता के अंदर भी किसी भी प्रकार का सीमित दायरा नहीं होता है, उसके लिए कोई जाति, धर्म, वर्ग, अमीर, गरीब, अपना परायापन, किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं होता है। जिस प्रकार से बच्चा एक समन्वय का सिद्धांत सिखाता है, समन्वय एकता का स्वरूप दिखाता है, उसी तरह कविता भी एक रूपता का सिद्धांत प्रकट करती है। और कहते हैं कि सब घर एक कर देने के माने बच्चा है ना। जिस प्रकार से बच्चा जो है खेलते समय एक घर से दूसरे घर में कोई भेदभाव नहीं रखता है, सबको एक समान मान लेता है, उसी प्रकार से कविता के भाव भी होते हैं। उसके कविता के भावों में भी, कविताओं के अभिव्यक्ति में भी किसी भी प्रकार की कोई संदेह नहीं होता है, अर्थात उसमें संभावनाएं अत्यधिक होती हैं। तो जरा देखिए कि जो काव्यगत सौंदर्य होता है उनमें आप सभी लोग पूर्व में पहले आप लोगों ने लिख भी लिया है, आप उसी प्रकार से आप लोग अपना काव्यगत सौंदर्य लिख दीजिएगा कि कविता में रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया गया है, बच्चों और कवियों में समानता दिखाई गई है, और इसमें बाल मन की सरलता है ना, बालक मन की सरलता अर्थात बालकों की जो दशा होती, मनोदशा होती है, उसी प्रकार से कविता की मनोदशा होती है, इसमें साम्यता भी दिखाई गई है। भाषा की दृष्टि से खड़ी बोली है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, कविता को एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कविता पढ़ने और समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, या ऑनलाइन
माध्यमों में से किसी एक माध्यम का प्रयोग करके भी आप लोग अपनी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। और सभी स्टूडेंट्स को नोट्स ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी नोट्स कराई जा रही हैं और जो स्टूडेंट्स पोर्टल बना हुआ है उसमें भी आप लोगों को आपकी नोट्स सेंड कर दी जाएगी। सभी स्टूडेंट्स अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को सबमिट करके अपने नोट्स को प्राप्त करके उसको अपनी कॉपी में नोट्स कर लें और उसको निरंतर अध्ययन करते रहें। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए विषय पर लेकर के नए टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपने अपने नोट्स को निरंतर अध्ययन करते रहें और कवि और लेखकों की विचारधाराओं को आत्मसात करते रहें। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।